अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में साबिर शाकिर और लाहौर से जनाब आरिफ हमीद भट्टी मेरे साथ हैं। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान संभाल ली। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जनरल राहिल शरीफ की अलविदाई तकरीर। जनरल कमर जावेद बाजवा मजबूत अंदाज में सर हिलाते रहे। वजीर आजम के मुशीर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ऑपरेशन ज़र्ब अज़ पर नजरसानी करना होगी। कराची एक मखसूस अंदाज पर चल रहा है, इसको भी किनारे लगाना है। हो सकता है किसी चीज को खूबसूरत अंदाज में बंद करना पड़ जाए। नवाज हुकूमत भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने बयान दे दिया। क्या यह बेहतर ना होता कि नए आर्मी चीफ से मशवरे के बाद यह बयान दिया जाता। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन फ्लैट्स खरीदे। काजी खानदान ने सुप्रीम कोर्ट को खत भेज दिया। मसूद अहमद काजी के साहबजादे काशिफ मसूद बयान हल्फी देने के लिए भी तैयार। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने सुनी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं। कल पनामा पेपर्स की होगी समाअत होगी मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज एक नया मोड़ है। जो काजी फैमिली जिसका हम जिक्र सुनते रहे, जिसमें इसहाक डार साहब ने अपना जो एतराफ़ी बयान था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसमें उस फैमिली का पूरा जिक्र किया था। फिर बाद में वो इस बयान से मुनरफ भी हो गए। उनके एक साहबजादे ने, काशिफ काजी ने ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक 72 पेजेस की मेल भेजी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हीं के जो अकाउंट्स थे वो इस्तेमाल हुए थे और ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। बड़ी ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसके क्या असरात हो सकते हैं इस पर प्रोग्राम में आज जरूर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज जो GHQ में एक तकरीब हुई जिसमें आर्मी की कमांड तब्दील हुई और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब आर्मी चीफ के तौर पर अपना उन्होंने आज कमांड संभाली। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उससे पहले राहिल शरीफ साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने नैरेटिव दिया, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से जो चैलेंजेस है उनका अहाता, उनका क्या विजन है, वो क्या नैरेटिव दे के गए हैं, पहले वो बयान करेंगे आपको। फिर जो हुकूमती तरफ से जो नैरेटिव्स आ रहे हैं उसका मुवाजना करेंगे कि क्या जो खुशफहमियाँ हैं और जो खुशी का इजहार कर रहे हैं मुस्लिम लीगी वज़रा के हुनता हर पासे खैर हो गई है और हर चीज़ मिल मिला के करेंगे। मुल्की मामलात पर, अहम मामलात पर नैरेटिव जो हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के और पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत के, क्या वो मुख्तलिफ हैं, एक हैं, किस सिमत जा रहे हैं। जनरल राहिल शरीफ साहब ने आज जो तकरीर की, सबसे पहले उन्होंने जनूबी एशिया में जो सूरत हाल है उसमें कश्मीर का जिक्र करते हुए आज उन्होंने जो बात कही। ये हकीकत है कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं, जिसके लिए आलमी बरादरी की खसूसी तवज्जो जरूरी है। फिर उन्होंने भारत को भी एक पैगाम दिया बड़े खुले अंदाज में। कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना इकदामात ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी जनरल राहिल शरीफ साहब ने गुफ्तगू की। खित्ते में सिक्योरिटी के हालात पेचीदा हैं और हमारे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। हालिया सालों में हासिल करदा कामयाबियों के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि कौम के शोहदा की कुर्बानियों को किसी भी सूरत भुलाया ना जाए। वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम और अदारे यकसुई के साथ सूरत हाल का इदराक करें। बैरूनी खतरात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए अंदरूनी कमजोरियों, खुसूसन क्रिमिनलिटी, करप्शन और एक्सट्रीमिज्म का जड़ से खात्मा करना होगा। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद लाजिम है।
कराची की सूरत हाल और सी पैक के हवाले से भी जनरल राहिल शरीफ ने गुफ्तगू की। बलूचिस्तान और कराची में अमन का क़याम ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हो या मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सी पैक प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में कामयाबी के समरात वाज़े नजर आ रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर पूरा एतमाद है कि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, वो जो कौम को चैलेंजेस हैं, उनके हवाले से वो भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करेंगे और साबित कदम रहेंगे और उनको कामयाबी होगी। और बड़े मुस्बत अंदाज में जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी उसको रिस्पॉन्ड दिया। आइए वो हिस्सा भी आपको सुनवाते और दिखाते हैं। इस अमर की जामिल है कि वो अपनी बेहतरीन खूबियों और कुव्वत यकीन की बदौलत अपने ऊपर किए गए एतमाद पर पूरा उतरेंगे। तालियों की गूंज में इंशाअल्लाह कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने। जिस एतमाद का उन पर इजहार किया, उस पर उन्होंने ये बड़ा मुस्बत अंदाज में जवाब दिया कि वो जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरेंगे। ये तो नैरेटिव है जो जनरल राहिल शरीफ साहब ने दिया, आउटगोइंग आर्मी चीफ ने दिया GHQ में। और जाहिर है जो जनरल साहब की जो तकरीर है वो एक इंस्टीट्यूशन की जानिब से एक पैगाम है, इंडिविजुअल हैसियत में तो बातें वहाँ पर कम होती हैं। लेकिन हुकूमत किस तरीके का नैरेटिव दे रही है, हुकूमत क्या कहना चाह रही है इस वक्त। इरफान सदीकी साहब जो हुकूमत के मुशीर हैं, बड़े क्लोज हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू की। आइए आपको हिस्सा उनका सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने जो नए आर्मी चीफ हैं उनसे मुतल्लिक जो तवक्कुआत का इजहार किया। हमारे जो नए चीफ हैं उनको उनका जायजा भी लेंगे, हिसाब भी लेंगे और रिव्यू भी करेंगे उनको, और इन मकासद को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी की चीज को तेज करना है तो वो तेज करेंगे, और अगर किसी को वाइंड अप करना है खूबसूरती से तो उसे वाइंड अप करेंगे। और जहां तक विजन, पॉलिसी, हिकमत कारी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि सिविल लीडरशिप जो है वो अपनी कमांड में रखे। साबिर, आर्मी चीफ राहिल शरीफ कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है, अदराक करना चाहिए हमारे सिविलियंस को भी कि जो शहदा की कुर्बानियाँ हैं वो ज़ाया ना जाएं और हर चीज़ को हमने लेके आगे चलना है। जबकि आपने बात सुनी जनरल आपने हमारे सदीकी साहब की, उनका ये कहना है कि खूबसूरती से वाइंड अप भी किया जा सकता है और आपको जायजा लेना पड़ेगा ज़र्ब-ए-अज़्ब का, और जो सारे दूसरे हालात हैं उसको बड़ी खूबसूरती से उनका फोकस इस पे है कि शायद वाइंड अप भी कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि हम पहले भी कहते थे कि 29 नवंबर को ये यौम निजात मनाना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 29 नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पनामा का इशू होता था या डॉन लीक्स वाला होता था, तो इनके जहन में सिर्फ एक ही था कि 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड हो जाए, उसके बाद हम सारा उसको देख लेंगे। तो हम उस वक्त भी कहते थे कि कोई पॉलिसी चेंज नहीं आएगी, आर्मी चीफ जो भी आएगा वो पॉलिसियों को लेके चलेगा, कंटिन्यू करेगा। और आज जनरल राहिल शरीफ की स्पीच जो थी वो अफवाज पाकिस्तान की स्पीच थी, और उसमें आपने देखा मुख्तलिफ मौके पे जनरल कमर जावेद बाजवा न सिर्फ सर हिलाते रहे बल्कि इंशाअल्लाह कि वो कहते रहे कि इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो वो चीज़ तो है, आर्मी तो इसमें आ रहे हैं क्लियर है बिल्कुल, उसके नज़दीक कोई इबाम नहीं है। करप्शन का ख़ात्मा हो, इंतहा पसंदी का ख़ात्मा हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन हो और सी पैक हो, LOC पे सूरत हाल हो, इंडिया को जवाब देना हो, इन मामलात में आर्मी का कोई नैरेटिव चेंज नहीं होगा। सिविल असर की क़यादत का वो अपने ट्रैक पे चलते रहेंगे। जो भी रुकावटें आएंगी सिविल साइड से वो उसको दूर करेंगे और मज़ाहमत भी करेंगे जहां मज़ाहमत करनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है ना, तो इसमें जो मीडिया स्ट्रेटेजिक विंग है इनका, उनकी क्या है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए और पहले जनरल राहिल शरीफ या मिलिट्री लीडरशिप को जो बहुत ज़्यादा स्पेस मिली है मीडिया में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे राहिल शरीफ साहब और हर अखबारात में लीड भी आर्मी चीफ की लगती है, हेडलाइंस टीवी पे चलती थी तो आर्मी चीफ की, और DG-ISPR जनरल आसिम बाजवा उनके भी पीछे बहुत पड़े हैं, वो भी मैं बताता हूँ, उनका ट्वीट होता था। तो अब इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो टाइम आने से पहले पहले मिलिट्री लीडरशिप पे ज़रा अपना दबदबा कायम किया जाए और फ़ौरन एक कंपेन लॉन्च की गई है गैर एलानिया तौर पे, गैर शऊरी तौर पे, गैर महसूस तरीके से, कि
अब हम वो काम नहीं होने देंगे। अब क्या डिक्टेशन दी जा रही है वजीर आजम के बहुत ही करीबी इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कि जनाब किसी कराची की सूरत हाल को भी किनारे लगाना होगा तो लगा देंगे। फिर यह है कि नज़रसानी भी करनी पड़ेगी, फिर यह है कि कोई वाइंड अप करना होगा तो खुद से वाइंड अप भी वो करेंगे। शॉर्ट सुनवा दूं जो कराची के बारे में बिल्कुल, उन्होंने वो सुनवाएं। अगर आप इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनवा दें जिसमें वो कह रहे हैं कि कराची में एक मखसूस हालात हैं, वो जरा वो सुनवा देंगे। इसी तरह कराची की सूरत हाल है, उसको भी जो हम ये समझते हैं कि एक मखसूस सा अंदाज हो गया है, कराची उस पर चल रहा है, उसको भी किसी खास किनारे आपको लगाना है। तो यानी ये बताएं कि खास किनारे लगाने से क्या मुराद है? खास किनारे लगाने का मतलब है कि मिट्टी पाओ और मामलात को आगे बढ़ाओ। और ये जो, क्योंकि देखें फौज जनरल राहील शरीफ क्यों पॉपुलर हुए या अफवाज पाकिस्तान क्यों पॉपुलर हुई, उन्होंने कराची का कामयाब ऑपरेशन किया, ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन किया, बलूचिस्तान, कुलभूषण यादव, लाइन ऑफ कंट्रोल, नरेंद्र मोदी को ललकारा जो सबसे ज्यादा असल मसला था। ठीक है। अब एक तरफ तो जो एक तो है ना इरफान सिद्दीकी साहब, वो तो है ऑफिशियल, एक है गैर सरकारी स्पोक्स पर्सन, माउथ पीस उनके वजीर आजम हाउस के, वो भी बढ़ चढ़ कर ये इरफान सिद्दीकी साहब वही बातें कर रहे हैं जो 2 दिन पहले गैर सरकारी अनासर कर चुके हैं। मैं अगर इजाजत दें तो भट्टी साहब की तरफ चला जाऊं। भट्टी साहब, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है नैरेटिव की, और खास तौर पर भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बड़ी खुलकर जनरल राहील शरीफ साहब ने बात की है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जिस वक्त चेंज ऑफ कमांड हो रही थी, एन उसी वक्त आज की जो खबरों में देखें, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकें, जिसमें अब्दुल बासित जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब गोया के जिस वक्त यहां पर चेंज हो रही है कमांड, एन उस मौके पर वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बहुत सारे आज लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, नए आर्मी चीफ के साथ बैठकर मशवरा करके कि भारत के साथ किस तरह डील करना है, फिर अगर कोई ऑफर की जाती है, और ये तय करके कि अगर मुज़ाकरात भी होने हैं तो किस बात पर होने हैं, कौन से इश्यूज होंगे, अगर इस तरीके से उसको परस्यू किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अभी ये गवर्नमेंट फिर सोलो फ्लाइट करना चाह रही है बड़े अहम स्ट्रेटेजिक मामलात पर। जी भट्टी साहब। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं सर आप? जी भट्टी साहब। अच्छा, माफी चाहता हूं, मैं तो समझा था कि पता नहीं आप आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, गुजारी ये हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खासी लंबी चौड़ी गुफ्तगू सुनाई, वो तो खैर चले गए। अब देखना यह है कि आर्मी क्या करती है, ये तो आने वाले 3 महीने बाद ही हम कुछ बात कर सकेंगे कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रायोरिटी होती क्या है। अभी तक तो उन्होंने काम नहीं शुरू किया। लेकिन मुझे इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू में बड़ी तकलीफ पहुंची है। भाई, आप क्या कहते हैं कि वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जायजा लेंगे और हिसाब भी लेंगे। हिसाब एक लफ्ज उन्होंने कहा है। आप अभी वो गए है नहीं, अल्लाह का बंदा, आप उस पर हिसाब लेने लग पड़े हैं। कौन सा हिसाब लेना है? आप कह रहे हैं कि भारत के साथ हमें बात करनी होगी। क्या बात करेंगे कि कश्मीर हम तुम्हें दे देते हैं? क्या बात करेंगे कि आप हमारा पानी बंद कर लो? क्या भारत के पांव में गिर के ये कहोगे रोजाना LOC पे फायरिंग करते रहो, हम शहादतें देते रहे, हमारे शहीद जो फौजी जवान शहीद होते रहे, अवाम पे आप फायरिंग करते रहो, एम्बुलेंसों में करते रहो? मेरी तो समझ में नहीं आता, एक ही दिन में इनकी सोच इस तरह तब्दील कैसे हो गई है। कराची की हालात में भी नजरसानी करेगी। क्या कराची के लोगों को फिर रोजाना 15-20 लाशें देना चाह रहे हैं आप? क्या नजरसानी करेंगे कराची पे? जरदारी साहब ने जो फरमाया था वो तो वापस आ रहे हैं, आपकी मर्जी से उन्होंने तकरीर की थी, वो वापस आ रहे हैं। MQM की तकरीबन 90% जिनको आप कह रहे थे कि पाकिस्तान दुश्मनी है, राह से ये मदद मांग रहे हैं, उनकी तमाम लीडरशिप को आप रिहा कर रहे हैं, उनकी जमानतें ले रहे हैं। आपने वो सारा बेड़ा गर्क कर दिया जो 2 सालों से कराची को अमन बहाल किया गया था, जो टारगेट किलरों को पकड़ा गया था। कराची में जंगों में उतना सामान नहीं होता जितना कराची से असला बरामद हो गया है। मुझे तो समी सब नहायत एहतराम से, मुझे तो किसी बहुत बड़ी साजिश की बदबू आ रही है कि अभी यार एक दिन चंद घंटे पूरे हुए नहीं, आप कह रहे हैं कि इंडिया से बात करेंगे। क्या करोगे भाई इंडिया से बात? क्या कश्मीर उनको खुदा ना खास्ता दे दोगे? क्या ये फैसला करोगे? वो भारत कह रहा है कि हम पानी बंद करेंगे, कोई पानी बंद कर दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मौजूदा सियासतदान माजी की गलतियों से सीखने की बजाय
माजी से की हुई गलतियों को दोहरा रहे हैं और ज्यादा दिलेरी से दोहरा रहे हैं, बहादुरी से दोहरा रहे हैं और अपने ही लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि क्या ज़रबे अज़ब पे क्या हिसाब लोगे भाई, जाके जाके गिनोगे कितने कितने शहीद हुए हैं, कितने कितने माजूर हुए हैं, कितने कितने माँ बाप बे औलाद हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। समी साहब, मैं कह रहा हूं ये जो तरीका है ना, ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर हाँ हमारी नए आर्मी चीफ क्या करते हैं ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन शायद इरफान सदीकी और हुकूमत के जो गुमाश्ते हैं उनकी गुफ्तगू किसी बहुत बड़े तूफान की तरफ निशानदेही कर रही है। सही कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है भट्टी साहब आपने कि कश्मीर क्या भारत से क्या बात होगी और फिर इस तरह के इंडिकेशंस देनी उस दिन जिस दिन नए आर्मी चीफ अपनी कमांड संभाल रहे हैं, ये इस तरह के मैसेज देना जैसे वो सोलो फ्लाइट करना चाह रहे हैं, एक जो सिविल मिलिट्री इस वक्त जो रिलेशनशिप है उसकी सूरत हाल की गमाजी करते हैं। नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट ये कन्वर्सेशन है, इंपॉर्टेंट ये इशू है इस पर भी, और पनामा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कल जो समाअत है वो जो एक नया मोड़ आया इस पर भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह आज जो बयानिया दिया है जनरल राहील शरीफ ने अपनी आखिरी तकरीर में, और वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा मुस्बत अंदाज में उस पर सर हिलाते रहे, उसमें भट्टी साहब मैं फिर, क्योंकि आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी, मैं एक जो उनकी तकरीर का हिस्सा जो पहले भी सुनवाया है मैं दोबारा वो सुनवाना चाहता हूं ताकि फिर उस पर मैं आपसे बात करूं। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दोबारा हिस्सा सुनवा सकें जिसमें वो वक्त के तकाजे की को बुनियाद बनाकर बात कर रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम और अदारे यकसुई के साथ सूरत हाल का इदराक करें, बैरूनी खतरात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए अंदरूनी कमजोरियों खुसूसन क्रिमिनलिटी, करप्शन और एक्सट्रीमिज्म का जड़ से खात्मा करना होगा। भट्टी साहब उसमें ये कह रहे हैं जनरल राहील शरीफ साहब कि अदराक करना चाहिए, वक्त का ये तकाजा है, और अभी इरफान सदीकी साहब ये कह रहे हैं कि ये इसका पूरा वो देखना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा, खूबसूरत अंदाज में बंद करना पड़ेगा। ये ऑडिटिंग की बात हो रही है, उनके जो हवारी दानिश्वर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। तो ये जो बयानिया है पाकिस्तान की फौज का जो बयानिया है ये तो बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट है, हमारे सियासतदान कुछ कह रहे हैं और जो फौज की तरफ से जो बयानिया है वो तो बिल्कुल आज भी वही है जो पहले था। समी साहब ये जो आपने सुनाया बड़ी तकलीफ दे गुफ्तगू, अगर गौर से सुने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि अदारों को फौज तो अपना काम कर रही है, क्या पाकिस्तान में फौज के अलावा कोई एक अदारा बता सकते हैं जो जिंदा है, जो इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा है? क्या आप FBI के बारे में दावा कर सकते हैं, कस्टम के बारे में दावा कर सकते हैं, नैब के बारे में दावा कर सकते हैं, एजुकेशन है, पुलिस है, रेवेन्यू है? अदारे मफलूज कर दिए गए। इरफान सदीकी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने रिवर्स केस लगाने की कोशिश की कि हमें वाइंड अप कर देना चाहिए। मैं जो उन्हें समझा हूं कि उन्होंने कहा जो कराची और बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, जो मुल्क दुश्मन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिससे मुल्क का अमन वापस आ रहा है, हम उन पर नजरसानी करना चाह रहे हैं। मेरा अपना एक गैस है, हो सकता है वो ऐसा ना करें, लेकिन याद रख रहे समी साहब इस तरह ये जो बगावत इन्होंने चंद घंटों में की है ये ज्यादा देर पा नहीं होगी। कौम अब इस मुल्क को बेयारो मददगार और करप्ट माफिया के हाथों मफलूज नहीं होने देगी। आपके आखिरी बात के बाद साबर साहब को देता हूं, एक पनामा लीक और न्यूज लीक का फैसला आपके मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, अभी नई नस्ल के बारे में करेगा। अगर पनामा लीक में फैसला हो गया कि करप्शन गलत है और ताकतवर से ताकतवर नहीं बच सकता, तो आइंदा करप्शन में वाज़िया कमी होगी। न्यूज लीक पे अगर माकूल फैसला हो गया और जिम्मेदारों को सजा मिल गई, तो आइंदा कोई अंदरूनी ताकतें दुश्मनों का पैरोकार नहीं बनेगी। अगर ये दो फैसले ना हुए तो अंदरून मुल्क भी, याद रख रहे, दहशत गर्द ज्यादा भापेंगे और
माशी दहशतगर्द भी ज्यादा नुमाया हो जाए। ठीक है जी साबिर। अगर तो समी साहब इनका ख्याल है ना कि ये डिक्टेशन दे के और कैप्चर कर लेंगे और मिलिट्री लीडरशिप को दबा लेंगे इस ट्रांजिशन के पीरियड में, आज एन उस दिन जिस दिन ये चेंज ऑफ कमांड हो रही है तो बासत साहब ने ये कह दिया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार सुने, मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो इनकी कश्मीर में खून बह रहा है, पैलेट गन्स हैं, रोजाना वहां पे कर्फ्यू है और ये कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इनकी खाम ख्याली है। ये भट्टी साहब कह रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो, नहीं, ये स्ट्रेटेजी बनाई है इन्होंने और ये स्ट्रेटेजी पिछले एक हफ्ते से चल रही है। हवारियों के जरिए मजमून लिखवाए जा रहे हैं, प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। अभी तो हम वो जो जिनके पास बहुत अच्छी चिड़िया होती है उनके भी शॉर्ट्स चलवा रहे। असल की चीज़ क्या है, एक तरफ तो आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ को बल्कि उनको वो सप्लीमेंट छाप के उनके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब हम आपके बड़े खैर खां। आज एक जुमला बोल दिया उन्होंने उधर आर्मी चीफ ने कि मैं मीडिया को भी साथ लेकर चलूँगा। उस पे माशाल्लाह से बाबा जी के टीवी ने वो पीटा सारा दिन। अब वो सारे जो वजीफ़ा खोर जिनके वजीफ़े बंद हुए थे पिछले 3 सालों से, जिनसे राहील शरीफ साहब ने कोई पर्ची नहीं ली, कोई पेपर नहीं लिया, कोई राय नहीं ली, जिनके बारे में वो वजीफ़ा खोर। अच्छा, एक छोटी बात, अभी मुझे रोके ना, एक वजीफ़ा खोर बल्कि उनके साथ और भी ये वही वजीफ़ा खोर हैं जो राहील शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं, जो जनरल कियानी साहब के पास जाते थे तो उनके बाहर आके जो बताते थे कि उनकी चाय में 2 टी बैग डले हुए थे, उनकी चाय बहुत अच्छी थी, कप बहुत अच्छा था, पता नहीं कहाँ से आया था, उनकी जो शक्कर जो डालते हैं, आप सुने 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 सर सुने, बड़ी मजे की बात है, शक्कर जो डालते हैं ना कियानी साहब, वाह वाह वाह, उनमें क्या टेस्ट है। तो वही वजीफ़ा खो जिनके वजीफे बंद हुए वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं जनाब, बस जनरल साहब आप बुलाएं, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन दूसरी जानब क्या कर रहे हैं, दूसरी जानब ये कर रहे हैं कि ISPR को हिट कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ISPR को हिट किया जा रहा है कि ये ना ISPR था जिन्होंने मीडिया में स्पेस ज्यादा दिलवा दी, इसको कंट्रोल करना चाहिए, उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए। वो कह ये रहे हैं कि बेसिकली ज़रबे अज़्ब को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं थी, मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है, कराची, ज़रबे अज़्ब और तीसरा बाकी जो कराची की सूरत हाल है और कोई चीज़ है, ये कामयाबियां थी और इनकी वजह से जनरल राहील शरीफ और अफवाज पाकिस्तान पॉपुलर हुई, मीडिया में उनको जगह मिली, मीडिया ने उनकी पजीराई की, सिर्फ मीडिया ने नहीं की, पूरी दुनिया ने की। अच्छा, मैं ना अब ये कहते हैं कि वो सारे पर काट दिए जाएं और ISPR को हिट किया जाए, ISPR को कर दिया जाए। थोड़ा सा अब मैं आपकी बात सारी सुन ली, लेकिन देखिए आप बहुत ज्यादा शकूक का इजहार कर रहे हैं। मैं साबर से एक सवाल कर लूं? जी 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 भट्टी साहब। साबर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सुन रहे हैं जी। हुकूमत ये तो नहीं चाहती कि उसके जो हवारी है उनमें से, जैसे उन्होंने दूसरे हवारियों को सरकारी अदारों में नवाजा है, ISPR भी अपने किसी हवारी मुल्क दुश्मन के हवाले कर दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ फौज की तरफ से भी जाए? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी साजिश तो नहीं कर रही है? तो सर आप 3 दिन से भट्टी साहब देख लें कि जनरल आसिम बाजवा DG ISPR वो क्यों ज़ेर अताब हैं? वो इसलिए ज़ेर अताब हैं जनाब कि उन्होंने अपनी अफवाज पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो सही तौर पे बयान की और उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पूरी दुनिया में उसको जगह मिली और उनके सामने सिविल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल एक बोने का किरदार रह गया। अब अगर आप कल भूषण यादव के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे, दफ्तर खारजा आपका खामोश रहेगा, वजीर खारजा आपका है नहीं, अगर उसका जवाब जनरल राहील शरीफ देंगे या कोई और देगा तो उसकी कोई जगह मिलनी है। ठीक है, अच्छा अब ये बात आपकी सही है, लेकिन भट्टी साहब मैं ना आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ। हम लोग बहुत शक व शुबा करते हैं कि जो हमारे ये सियासी कायदीन हैं ये फौज को पसंद नहीं करते, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, जिस तरह दौड़ के लपके हैं वो सीढ़ियों से उतर के, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा सकें, दिखा सकें, अगर वो जो सारे विजुअल्स थे जिस वक्त तकरीर खत्म हुई है और ये देखें ये दौड़ के आए हैं उधर से ख्वाजा आसिफ साहब, अगर दोबारा ये देखें ये इतनी दौड़ के आए हैं, वो इतनी मोहब्बत से छलांग लगाई है उन्होंने, आए हैं और फिर राहील शरीफ साहब के साथ, ये तो आउट गोइंग चीफ हैं, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी आप ज्यादती करते हैं। मुझे तो, मैंने जब ये देखा तो मेरे तो जहन में एक वो फिक्रा आया कि ये आलम शौक का देखा ना जाए। अब देखें किस तरह वो दौड़ गए, ये देखें
ये जनाब जंप लगाया उन्होंने, वो पहुंचे। भट्टी साहब आप कुछ बोलेंगे इस पे? अच्छा समी साहब, गुजारिश है ये कोई दौड़ के आए, कोई लेट के आए, ये कोई देखें। पाँव के बल चल के आए, कोई पाँव के बल चल के आए। एक बात याद रख लेना, मेरा ईमान है ये अल्हम्दुलिल्लाह, आपने स्पीकर साहब की कश्मीर पे जंप को नहीं दिखाया भारत आपने। के जुल्मों सितम ख्वाजा पे आसिफ साहब को फौज अगर कोई दिखा रहे हैं तो। कंप्रोमाइज नहीं करेगी। कश्मीर में जो हमारे हजारों लोगों को शहीद लाखों को किया गया है, पाकिस्तान में एलओसी की फायरिंग हो रही है, ये मैंने कहा ना पांव के बल चल के आए, लेकिन याद रख लेने शिकस्त फाश होगी। फौज इंडिया वाले इशू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ख्वाजा साहब को चाहिए, अभी पहला दिन है, तसल्ली करे। अभी आर्मी चीफ जब कोई बनते हैं उनको सैकड़ों जगह से इंफॉर्मेशन आती है, बहुत से लोग एक्सपोज हो जाते हैं कि इनके असली चेहरे क्या है, वो टीवी पे क्या कहते हैं, लिखते क्या है, इंडिया के साथ उनकी क्या हमदर्दी है, अफगानिस्तान में उसका क्या इंटरेस्ट है। लिहाजा इनके भागने की परवाह ना करिए, भागेंगे भी, वापसी भी बड़ी तेजी से। ठीक है। अच्छा मैं ना अब साबिर, मैं अगर आपको ये दोबारा दिखा के ना, आप देखें स्पीकर साहब भी बैठे थे, राना तनवीर साहब भी थे, लेकिन ख्वाजा साहब ने परवाह नहीं की। उन्होंने स्पीकर साहब को भी पीछे छोड़ दिया। अगर दोबारा आप दिखा सकें तो ज़ीशान साहब, अगर दोबारा दिखा सकें कि जिस तरह ये देखें, ये भाई ख्वाजा साहब ने कहा छड़े पीछे हट जाए, स्पीकर साहब बड़ी मुश्किल से उतरे उधर से, राना तनवीर साहब, लेकिन ख्वाजा साहब दौड़ के आए आगे। ये स्टेप पता है कितना था? 2 फुट का था। 2 फुट। लेकिन देखें ये देखें कितना उन्होंने परवाह नहीं की कि मोच ना आ जाए। तो मोहब्बत है उनको ख्वाजा साहब को, और उन्होंने आके ये साबित किया कि उनके दिल में जो पाक फौज के जर्नैलों की जो मोहब्बत है, वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो मीडिया सेल से आती है, जो नून लीग का है। ख्वाजा साहब जो है वो इस किस्म की कोई बात नहीं करते। और देखें किस तरह वो दौड़ के आए हैं और मिले हैं और पूरी उन्होंने वो बात की है। बहरहाल अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो बड़ी अहम स्टोरी है, जिसमें जो काशिफ काजी, ये वो फैमिली है जिनके बारे में गार्डियन ने भी स्टोरी लिखी, जो इसहाक डार साहब ने अपना इतराफ़ी बयान दिया था शरीफ खानदान के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उसमें यही खानदान था जिन्होंने अकाउंट खोले थे और अपने इतराफ़ी बयान में पूरी कहानी बयान की थी जनाब इसहाक डार साहब ने। उनके जो साहबजादे हैं काशिफ साहब, काशिफ काजी ने ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और 74 सफ़े की एक मेल भेजी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सारे के सारे जो अकाउंट्स खोले गए थे, बेनामी अकाउंट्स, उनके नाम खोले गए थे, शरीफ खानदान का उसमें पैसा था, और ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग की, ये लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो भी खरीदे गए। और ये उनका कहना है कि वो अदालत में आके बयान देने के लिए भी तैयार हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता कि 1995 में ये जो कंपनियां हैं नेस्कॉल, ये इसी कंपनी के नाम ये फ्लैट थे। और फिर ये नुकता बड़ा ज़बरदस्त उसमें उन्होंने उठाया कि अगर ये शरीफ खानदान की मलकियत नहीं थे तो इन कंपनियों के अगेंस्ट कर्जा कैसे हासिल कर लिया गया। तो ये साबिर बड़ी एक ऐसी डेवलपमेंट है जो एक नया मोड़ है। अब इसका जो कानूनी तौर पर आप क्या इसका होगा? देखिए, एक तो जो कहा जा रहा था ना कि 29 नवंबर यौम निजात है, तो मेरा ख्याल है 29 नवंबर को ये यौम निजात के बजाय ये तो मुझे लगता है इनको उल्टा पड़ रहा है। मसूद काशिफ अभी आ गए मैदान में। अब डिपेंड ये करता है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाएगी। इस्तगासा इस बात पे कितना ज़ोर दे सकेगा, इस बात पे कितना कायल कर सकेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स तो आ गए, डॉक्यूमेंट्स आपने को पता है कि मियाँ साहब ने भी दिए हैं, कतरी शहजादे का लेटर दिया है, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भी ईमेल कर दी है। ये ईमेल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को ईमेल के ज़रिए गालिबन मेमो गेट स्कैंडल जब हुआ था तो मंसूर एजाज ने ईमेल की थी, लेकिन मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आ सके थे। उस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया था कि उनका पाकिस्तान आना मुश्किल हो गया था। और इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि मसूद काशिफ सुप्रीम कोर्ट में आ पाते हैं या नहीं आ पाते, उनका स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो इस पर मुझे ब्रेक लेनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भट्टी साहब जिक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी तफसील बयान कर दी है। और अगर हम इसहाक डार साहब के इतराफी बयान को देखते हैं जो एक मजिस्ट्रेट के सामने था, किसी पुलिस वाले के सामने नहीं था, उस मजिस्ट्रेट उस बयान में अपने हाथों से लिखे हुए बयान में इसहाक डार साहब ने ये सारे का सारा एतराफ़ किया था कि काजी खानदान को इस्तेमाल किया गया था, काजी खानदान को उन्होंने मिलवाया था शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ से, और वही उन्हीं के साहबजादे जो उसी खानदान के, वो अब अदालत में आकर बयान देने के लिए तैयार हैं कि उन्हीं अकाउंट्स के जरिए यह सब कुछ खरीदा गया था और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी नवाज शरीफ साहब के लिए, शरीफ खानदान के लिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा और गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जो ईमेल भेजी है काशिफ ने, उसमें उन्होंने अपने वालिद मसूद काजी साहब का एक लेटर भी भेजा है। उस लेटर में मसूद काजी साहब ने जो लिखा था नवाज शरीफ साहब को, और कहा कि जनाब आपने जिस तरह हमें इस्तेमाल करके छोड़ दिया और जो हमारी बेइज्जती हुई और जिस तरीके से हम इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जो मेरे हालात हैं, ये बात भी सामने आ रही है कि ये कोई वतीरा है कि आप इस्तेमाल करें और फिर इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों को छोड़ दें, उन लोगों को भूल जाएं बिल्कुल। अच्छा समी साहब, गुजारिश है, जिन साहब ने ये लेटर भेजा, इत्तेफाक से मेरी इनमें लंदन इनसे मुलाकात हुई, इससे आपने तो हजार नहीं गुना भिजवाया ज्यादा वो उनके लेटर पास सारा? शवाहिद है। अच्छा नहीं, जी। इनके हजार गुना शवाहिद है। उसने बताया, उन्होंने कहा कि जब ये हमें पता चला हमारे वाला साहब को कि अरबों रुपया हमारे अकाउंट में है, तो हमारी फैमिली में लड़ाई हो गई। आप तो अब्बा कहते हैं हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, अरबों रुपया कैसा आया? इन्होंने तो दूसरों के घरों में तलाकें कराने की कोशिश कर दी है, इस तरीके से जालसाजी की गई है। आप सोच नहीं सकते उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बहरहाल मैं इसकी तरफ नहीं जाता। मैंने एक्स जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू सुना, इफ्तिखार चौधरी साहब का सुना, एतजाज एहसन साहब को सुना, फरुख नसीम साहब को सुना, खालिद रांझा साहब को सुना। अब ये सबूत कतरी शहजादे के बाद इकबाल जुर्म हो चुका, कोई और सबूत की जरूरत नहीं रही, किसी एक सबूत की जरूरत नहीं रही। अगर वो उनको ट्रेल दे देते हैं कतरी शहजादा, अदरवाइज और किसी कागज की जरूरत नहीं, सजा हो सकती है। ये बासर और तशद्दुद का जज नहीं अमीन है, ये तमाम जज आनी माहिरीन कहते हैं। और मैं साबर साहब को गुजारिश करता हूँ, इन्होंने जो कहा ना बाजवा साहब की करैक्टर असैसिनेशन होनी थी। अब क्या वजह है? जब भी बैरूनी या अंदरूनी मुल्क दुश्मन ताकतों ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बाजवा साहब ने फौज का मौक़िफ़ बताया। यही आर्मी जिसके बारे में क्यानी दौर में था कि वो यूनिफॉर्म पहन के ना जाए, इसका मोराल बुलंदियों पर आ गया, हकीकत पर आ गया। तो इन लोगों को कहां पसंद आता कि कमर बाजवा साहब ने इसका वकार इतना बुलंद कर दिया, लिहाजा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा। जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं और मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो उनके चेले चाटे ने तो आके अब प्रोपेगेंडा करना ही है। तो साबर ये मैटर नहीं करता। दुरुस्त है। मेरा ख्याल है आसिम बाजवा साहब ने जो किया ठीक किया, उन्हें यही करना चाहिए था। फैक्ट्स लोगों को बताएं। अच्छा, आपसे मैं दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो मुझे बाद में जवाब दीजिएगा कि ये जो कह रहे थे इरफान सदीकी साहब के इसको कराची को किनारे लगाना है सूरत हाल को, वो किनारा किसको कह रहे हैं? और दूसरा, हमारे मोहतरम है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब अभी अपने प्रोग्राम में वो फरमा रहे हैं कि ये जो ईमेल्स हैं, ये अदालतें कोई इसका पाबंद नहीं है कि वो ईमेल पर फैसला करे, और ये जो अलम गलम कोई भी भेज दे तो इसका अदालतें नोटिस लेने का पाबंद नहीं है। तो जब मेमो हुआ था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उस वक्त शादियाने बजाए थे, और यही अलम गलम मंसूर एजाज ने बयान किया था, और उन्होंने भी ईमेल भेजी थी। और अगर उस वक्त ईमेल और अलम गलम जायज़ थे और शादियाने बजाए गए थे, और इस वक्त अगर काशिफ मसूद ने, जो कि चलता फिरता एक जिनका नाम इस्तेमाल हुआ, जिनके वालिद साहब के अकाउंट, अभी आपने सुना भट्टी साहब को तलाकें तक हो गई, ठीक है, अगर उस वक्त ये सब कुछ जायज़ था और आजकल क्यों नहीं जायज़? तो ये मेरा ख्याल मुजीबुर रहमान शामी साहब कल अपने प्रोग्राम में जरूर इसका जवाब देंगे, और उसका फिर हम जवाब शिकवा भी अगला। अब मुझे बता दें किनारे इरफान सदीकी साहब क्या मतलब है? वो किनारे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 1997 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, नसीरुल्लाह बाबर ने ऑपरेशन किया था MQM के खिलाफ, और MQM को तकरीबन क्रश कर दिया था। उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ साहब ने उसी MQM को सीने से लगाया, और 60-70 करोड़ रुपए उनको खुश करने के लिए कंपनसेशन दी गई थी उस वक्त, 60-70 करोड़ रुपए। और जिस साहब ने दिए थे वो साहब आजकल भी वफाकी वज़ीर हैं, और उनके ख़त का भी बड़ा चर्चा है जो 40-45 सफ़े का है, और उन्हीं ने 60-70 करोड़ रुपए और अल्ताफ़ हुसैन साहब का मुंह बंद किया गया था। और टारगेट किलर्स छोड़े गए थे, वो ऑपरेशन किनारे लगाया था उन्होंने, मुस्लिम लीग नवाज ने इस तरह किनारे लगाया था, और टारगेट किलर्स छोड़े गए। उन्हीं टारगेट किलर्स ने बाद में हकीम सईद साहब को कत्ल किया, हकीम सईद साहब को शहीद किया, और बहुत से लोगों को कत्ल किया। और उसके बाद जब मामला वहाँ तक पहुँचा तो तब इनको होश आया था कि जनाब MQM अच्छी जमात नहीं है। तो अब तो किनारे लगाया ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो अब MQM की हद तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और MQM आज मुकामी क़यादत जो पाकिस्तान में है
उसने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान में कोई मुकदमा जो अल्ताफ हुसैन के बारे में दस्तबरदार हो रहे हैं उससे। उसकी पैरवी भी नहीं करेंगे, दस्तबरदार हो रहे हैं। अल्ताफ हुसैन जाने, अदालतें जाने, FIR जाने, मुकदमा जाने। इसलिए अब कराची ऑपरेशन को उस तरह से किनारे लगाना बहुत मुश्किल है। और एक और बात बता दूं कि ये डिक्टेशन जो है, अगर समझते हैं इरफान सिद्दीकी साहब या इरफान सिद्दीकी साहब के बड़े कि डिक्टेशन दे के आप GHQ को दबा लेंगे, असरी क़यादत को दबा लेंगे, LOC के मामले पे, कुलभूषण के मामले पे, और वो समझते हैं कि शायद पता नहीं जनरल कमर जावेद पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो नहीं होगा। वो नहीं है सर। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर आपका। नया है ईमेल आई है जिसमें पनामा पेपर्स में काशिफ काजी ने यह कहा कि उनका खानदान इस्तेमाल हुआ, उनके अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, और इस बात का वो सबूत दे रहे हैं कि ये पैसा शरीफ खानदान का था और 90 की दिहाई में ये फ्लैट्स खरीदे गए थे। और दूसरी आपने बात सुनी कि जो बयानिया है उसको तब्दील करने की कोशिश है, फौज इसको तब्दील नहीं होने देगी। आज हमें GHQ में यही अज़्म नजर आया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।